है गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं माइंड हंटर सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारी मूवी की शुरुआत टेंशन वेलिया सिटी से होती है, जहां एक मुजरिम ने 5 लोगों को बंदी बना रखा है। पुलिस ने तो उसे चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसलिए एफबीआई को वहां बुलाया जाता है। एफबीआई के स्पेशल एजेंट होल्डन फोल्ड वहां हाजिर होते हैं और वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम सबको छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो मुजरिम बताता है, मेरी बीवी को यहाँ बुलाओ, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। होल्डन बताते हैं ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। और वो इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को बताता है कि उसकी बीवी को यहाँ बुलाओ। इंस्पेक्टर बोलता है हाँ, मैंने अपने आदमी को भेजा है उसे लाने के लिए। और तभी वो मुजरिम बाहर आता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और होल्डन को बुलाता है और कहता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। असल में वो मुजरिम अपने आप को इनविजिबल समझ रहा होता है और उसका मानसिक संतुलन हिल चुका होता है, इसलिए वो सब ये हरकत कर रहा है। होल्डन बताते हैं हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुमने कपड़े नहीं पहने। और ये सुनकर मुजरिम मायूस होकर वापस अंदर चला जाता है। और तभी उस एक गाड़ी में उसकी बीवी आती है। होल्डन मुजरिम की बीवी से पूछता है तुम्हारे पति ने आखिर उन मासूम लोगों को क्यों बंदी बना रखा है, क्या बिगड़ा है उन्होंने तुम्हारा। उसकी बीवी बताती है वो पागल हो चुका है, वो पिछले 2 हफ्ते से अपने आप को इनविजिबल समझ रहा है, मुझे उससे नफरत हो गई है, मैंने उसको छोड़ दिया है, फिर भी मैं उसके कारण आज परेशान हो रही हूँ। ये सुनकर होल्डन वहाँ से चले जाते हैं और उस मुजरिम को बताते हैं तुम्हारी बीवी जल्द यहाँ आ जाएगी, और कुछ हो तुम्हारे लिए कर सकूँ तो बताओ, लेकिन तुम किसी को चोट नहीं पहुँचाओ। वो मुजरिम बोलता है तुमने उससे बात की। होल्डन बताते हैं हाँ, मैंने फ़ोन पर बात की, चाहो तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन वो मुजरिम बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने आप को ही गोली मारकर मार डालता है। रात को वो अपने घर और जिम में जाता है और पूरी रात बस वही सोचता रहता है आखिरकार क्यों उस मुजरिम ने अपने आप की जान ले ली। वो समझ नहीं पाता उस मुजरिम ने ऐसा क्यों किया। और सुबह वो एफबीआई हेडक्वार्टर जाता है और उसके बॉस उससे ऑफिस में बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। और उसके बॉस स्मिथ बताते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वो मुजरिम पागल था, इसलिए उसने अपने आप को मार दिया, उसने तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि गलती होल्डन की थी, वो बचा नहीं पाया उस मुजरिम को। वो अगर अच्छी तरह बात करता तो मुजरिम अपना इरादा बदल देता, और होल्डन भी ये जानता है, इसलिए वो अपने बॉस को बताता है नहीं, इसने गलती तो मेरी की है। इसलिए बॉस उसे बताते हैं तुम नए भर्ती हुए एफबीआई एजेंट को होस्टेज नेगोशिएशन के बारे में बताओ और जानकारी दो, तुम उसमें सब कुछ जानते हो, तुम ये अच्छा काम करोगे। और होल्डन को भी ये बात सही लगती है। 2 दिन के बाद वो अपना लेक्चर शुरू कर देता है और वो सब लोग नए एजेंट को समझाता है होस्टेज नेगोशिएशन के बारे में। बस ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेक्चर लेते जाते हैं। एक दिन उसे एक बार में एक लड़की मिलती जिसका नाम गैली है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके थोड़े दिन बाद वो मूवी देखने जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक दिन बेबी उसे अपने घर पे बुलाती है और वो करीब आते हैं, आई मीन कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। बस करा दो, बहुत ज़्यादा करीब आ गया। एक बार होल्डन कैंटीन में लंच करने के लिए गया और वहाँ उसे बिल मिले। बिल को उसकी मदद चाहिए थी क्योंकि वो अकेले ऐसे काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो होल्डन से मदद मांगने आए थे। लेकिन होल्डन पूछता है कि आप काम क्या करते हैं, तो बिल्स बताते हैं कि वो सभी पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है और उसे सभी पुलिसकर्मियों को एफबीआई की ट्रेनिंग देता है और सभी मुजरिमों के बिहेवियर के बारे में बताता है कि वो उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। इसलिए वो बिहेवियर एंड साइंस एक सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये काम होल्डन को पसंद आता है, इसलिए वो हाँ कहता है कि मैं आपके साथ काम करूँगा। और उसी रात वो बेबी को बताता है कि हमारे साथ काम करता है बिल,
वो बिहेवियर साइंस के प्रोफेसर हैं और वो सभी पुलिस कर्मियों को सिखाते हैं कि मुजरिम के साथ बिहेवियर कैसे रखा जाता है। और मैं उनके साथ कल जा रहा हूँ और डेबी की खुश होती है कि वो कुछ नया करने जा रहा है। अगली सुबह वो लोग जाते हैं एक पुलिस हेडक्वार्टर में, लेकिन वहाँ कुछ प्रेस रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि आप FBI, लेकिन बिल ने होल्डन को समझाया था अपनी पहचान छुपा के रखना यहाँ, क्योंकि किसी भी प्रेस रिपोर्टर को अपनी एक असली पहचान मत बताओ। इसलिए होल्डन और बिल मना करते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ एक प्रोजेक्ट करने आए हैं। और वो हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। हेडक्वार्टर में वो सभी पुलिसकर्मियों को सिखाते हैं और समझाते हैं मुजरिम के बिहेवियर के बारे में। लेकिन वहाँ पे एक डिटेक्टिव फ्रैंक होते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, और बिल और होल्डन कुछ नहीं बोलते, वो मजाक सहन लेते हैं। लेकिन रात को जब होल्डन और बिल किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी फ्रैंक आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि नहीं, सिटी में अभी एक क्राइम हुआ है, एक मर्डर हुआ है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को पहचानता था। वो एक माँ बेटे थे। मुजरिम बाथरूम की खिड़की से आया और उन दोनों को बांध दिया और औरत के चेहरे और छाती पे चाकू से बहुत सारे वार किए गए और बच्चे को बस बांध के रखा गया। और उसके बाद उस मुजरिम ने उस औरत के पिछवाड़े पे पूरा का पूरा एक झाड़ू घुसा दिया और उसे मार डाला। और बस यही सब काम उसने उस बच्चे के साथ भी किया। उस बच्चे पर भी बहुत सारे चाकू से वार किए थे और वही झाड़ू उसके पिछवाड़े पे घुसा के उसे भी मार दिया गया चाकू से। मैं उस औरत को जानता था, बहुत ही बड़ी औरत थी। तो ये किसने किया होगा? वो ऐसे ही सब बातें करते करते अपने ऑफिस पहुंचते हैं तीनों के तीनों। लेकिन होल्डन बताते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते, हम सिर्फ मुजरिमों के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, हम किसी मुजरिम को नहीं पकड़ते। और फिर से वो डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है और होल्डन और बेन वहाँ से चले जाते हैं। कार में होल्डन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि हम सभी क्रिमिनल के इंटरव्यू लें। बिल को पहले ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में होल्डन से मना ही लेता है। एंड गाइस, उसके बाद हम कंसास सिटी पहुंचते हैं, जहां हम एक हॉलीवुड एक्टर है सोनी वालिसेंटिसल, उन्हें देखते हैं। उसका कलीग वहाँ पे एक टेप ढूंढ रहा होता है, इसलिए सोनी सर उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो आप? तो उसका कलीग बताता है मेरी टेप खत्म हो गई है, मुझे क्या टेप मिल सकती है? नहीं। तो सोनी सर बताते हैं कि इसका कार्डबोर्ड कहाँ है। इसका कलीग कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए सोनी सर उसे समझाते हैं कि जब टेप खत्म हो जाती है इसके बाद उसका कार्डबोर्ड सड़ कर बचता है, वो मुझे दो, तब मुझे पता चलेगा तुम्हारी टेप खत्म हो गई है, मैं तुम्हें नई टेप दूंगा। यह सुनकर उसका कलीग भड़क जाता है और बोलता है भाग भोसड़ी। और उसके बाद हमारी मूवी कैलिफोर्निया सिटी पहुंचती है। होल्डन और बिल एक हवाई जहाज में होते हैं। वो लोग यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ उन सभी लोगों को बिहेवियर साइंस के लिए ट्रेनिंग देने आए हैं। लेकिन होल्डन का वहाँ एक दोस्त होता है और कैलिफोर्निया के जेल में कैंपर नाम का एक मुजरिम कैद होता है। और होल्डन उसके फ्रेंड के साथ बात करते हैं और पूछते हैं क्या मैं कैंपर का इंटरव्यू ले सकता हूँ? तुम्हें कैंपर का क्यों इंटरव्यू लेना है? तो होल्डन बताते हैं क्योंकि एक वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने उसके बारे में सुना है। तो गाइस, कैंपर एक बहुत ही खूंखार किलर है जिसने 15 साल की उम्र में ही अपने नाना नानी को मार डाला और 6 नाबालिग लड़कियों की हत्या करके उसके सर काट के उन लाशों के साथ बलात्कार किया था, वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में। उसके बाद उसको एक बार अपनी माँ पे गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ का सर काट के उनके सर के साथ भी सेक्स किया हुआ था। वो एक दहसी दरिंदा था और हवस का पुजारी भी। और होल्डन को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बिल उसके साथ आना नहीं चाहता था, इसलिए होल्डन अकेला ही इंटरव्यू। होल्डन को हम देख सकते हैं, वो टेंशन में होता है क्योंकि वो जेल में आया होता है, वो भी कैंपर का इंटरव्यू लेने के लिए। एक ऐसा दरिंदा जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। जब कैंपर आता है वो होल्डन को देख के समझ जाता है कि ये टेंशन में है, इसलिए वो उन दोनों के लिए सैंडविच मंगवाता है खाने के लिए।
वो दोनों पहले सैंडविच खाते हैं। उसके बाद कैंपर सामने से पूछता है, तो तुम कुछ पूछना चाहते थे मुझसे? इसलिए होल्डन बताता है, तुम मुझे अपने बिहेवियर के बारे में कुछ बता सकते हो? कैंपर बताता है कि हाँ, मुझसे मिलने कोई ज़्यादा लोग नहीं आते, और आते भी है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई कसाई हूँ। लोगों को मारना और काटना भी एक आर्ट है, कला है। ऐसे ही किसी को मार देना आसान काम नहीं है। किसी को काटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आज़ाद होना जरूरी है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा संकी आदमी हूँ, लेकिन मेरा इलाज कहीं नहीं है। मैंने जेल में भी बहुत सारे डॉक्टर को अपॉइंट किया है, लेकिन कभी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए होलन ये सब सुनकर कैंपर बताते हैं कि मैं एक दुखी और मायूस जिंदगी जी रहा था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे स्कूल में था, लेकिन मेरी कभी परवरिश अच्छी नहीं हुई और मेरा घर कभी शांति से नहीं रहा। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चालू ही रहता है। शायद इसीलिए मैं ऐसा हूँ। और मैं एक कलाकार हूँ। वो कहता है कि हम सीक्वेंस किलर हैं। मेरे जैसे शायद नॉर्थ अमेरिका में 35 से ज़्यादा लोग हो गए, मगर तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। मैं बस एक ही काम में बेहतरीन हूँ। मैं बेहतरीन तरीके से मर्डर कर सकता हूँ। पूरी जवानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में मैंने लगवा दी। मैंने खुद ही सरेंडर कर दिया। मुझे डर था कि मैं शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। होल्डन वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही नर्वस होता है। दिल से बात करता है कि कैंपर मुझे इतना बुरा आदमी नहीं लगा, बस थोड़े हालात ऐसे थे कि उसे सब कुछ करना पड़ा। लेकिन बिल उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो बताते हैं कि वो एक दरिंदा है। उसके बाद होल्डन वापस घर जाता है और बेबी के फिर से करीब आता है। आई मीन कुछ ज़्यादा ही करीब। और करते करते सब कुछ बताता है कि उसने कैंपर से इंटरव्यू लिया और सभी बात बताती है। उसके बाद बेबी भी उसे मोटिवेट करती है कि तुम कैंपर का फिर से इंटरव्यू लो और समझाती है कि तुम उसका भरोसा कैसे जीत सकते हो और उससे परफेक्ट बात कैसे कर सकते हो। और वो होल्डन सब कुछ समझ कर तो उसके बाद होल्डन फिर से कैंपर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। इस बार वो कुछ पूछता नहीं कैंपर से, बस बताता है कि वो कैसे उसकी एजेंट बने, उसको कैसे गर्लफ्रेंड मिली, वो कैसे कॉलेजों के दिन में लड़कियों में फेमस था। लेकिन ये सभी बात सुनकर कैंपर एक अंदाजा लगाता है कि तुम पहले वर्जिन थे ना, तुम्हें अभी गर्लफ्रेंड मिली, इसके बाद तुम वर्जिन नहीं रहे। लेकिन ये सुनकर होल्डन नर्वस हो जाता है और साफ गर्लफ्रेंड मना कर। और कैंपर उससे पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पीछे से करने देगी? होल्डन पूछता है, हाँ शायद मैं कहूँगा तो करने देगी। तो कैंपर उसे समझाता है कि पिछवाड़े में डालोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो सामान खींच लेता है। हाँ सच में वो होल ऐसा है कि सामान खींच लेता है। और गले के मामले में उल्टा होता है, इसमें जोर लगाया जाता है, वो जल्दी अंदर नहीं जाने देता। कैंपर खड़ा होता है और आराम से होल्डन का गला पकड़ता है और उसे बताता है, देखो ये मसल्स, ये अंदर नहीं जाने देते, ये वापस बाहर धक्का मारते हैं किसी भी चीज़ को। समझ रहे हो ना? होल्डन पूरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये इसको मार डालेगा, लेकिन फिर कैंपर उसे छोड़ देता है और समझाता है, बस इतना ही फर्क है पीछे में और आगे में, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो पीछे से करने दे। होल्डन कहता है, हाँ ज़रूर। उसके बाद होल्डन कैंपर को पूछता है कि तुम्हारे मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो कैंपर बताता है उनकी ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम था। वो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी ज़्यादा देती थी मुझसे ज़्यादा। और मेरे पापा के और मेरे मॉम के तलाक होने के बाद वो मर्दों से नफरत करने लगी थी और मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती थी, इसलिए शायद मुझसे भी नफरत करने लगी थी। तब कैंपर बताता है
औरतें अपने टांगों के बीच में एक होल लेके पैदा होती है और दुनिया का हर एक मर्द उस होल को पाना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद उसका इंटरव्यू खत्म होता है, होल्डन वहां से चला जाता है। फिर उसे डिटेक्टिव रॉय मिलते हैं और उसे एक केस के बारे में बताते हैं। एक बूढ़ी औरत होती है जिसे बहुत ही बेरहमी से पीटा गया होता है और उनके कुत्ते को चाकू से गला काट दिया होता है। यह देखकर होल्डन बताते हैं कि उन महिला को कुछ चाकू बाकू नहीं मारा गया, लेकिन डिटेक्टिव बताते हैं नहीं, उसे कोई कहीं भी चाकू नहीं लगाया गया। और उसके बाद होल्डन, बिल और डिटेक्टिव रॉय तय करते हैं कि उस बूढ़ी औरत से मिलने जाएंगे। उसके बाद अगले दिन वो तीनों उनसे मिलने जाते हैं और बिल पूछते हैं क्या आपने किसी को देखा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत बताती है कि नहीं, इस औरत से ज़्यादा काम की बात नहीं पता चलेगी। लेकिन होल्डन बिल से अकेले में बात करता है कि इस केस के लिए हम कैंपर की मदद ले सकते हैं। कैंपर हमें सही रास्ता बता सकता है कि वो मुजरिम कौन हो सकता है। इसलिए अगले दिन वो कैंपर से मिलने जाते हैं। होल्डन कैंपर को बताता है कि बिल तुम्हारी मॉम के बारे में जानना चाहता है, उसे कुछ बताओ। कैंपर बताता है कि जब वो छोटा था तब से ही काल्पनिक दुनिया में जीता था। वो बचपन से ही छोटे जानवर अपने मज़े के लिए काट डालता था और मेरी मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। वो मुझे कहती थी कि मैं बीमार हूँ। मेरी मॉम को डर था कि मैं आगे जाके अपनी ही बहन का रेप ना कर डालूं, इसलिए मुझे वो सबसे दूर रखती थी। पर मैं तो अपनी मॉम से बहुत डरता था। वो पागल औरत थी। मैं तब 10 साल का था और मैं उस कुत्ते बिल्ली के कटे हुए सर को अपने बगीचे में गाड़ कर अपना गुस्सा ठंडा करता था, जो मुझे अपने मॉम पे हुआ करता था। उसके बाद मुझे अपने नाना के घर पे भेज दिया गया। वो बहुत गुस्सेल और रूढ़िवादी औरतें थी। रूढ़िवादी मतलब लिस्बियन थी वो दोनों। इसलिए मैंने उन दोनों को भी आज़ाद कर दिया, अपने चाकू से मार डाला। उसके बाद मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और 21 साल की उम्र में मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। और कुछ दिनों के बाद मेरी माँ ने बहुत सारी दारू पी रखी थी और गुस्से में आके मुझसे बोली, 7 साल हो गए हैं बेटा, 7 साल हो गए तुझ जैसे खूनी को अपने घर पे पालते हुए। तुम्हारे जैसे बेटे के कारण मैं किसी के साथ सेक्स भी नहीं कर पा रही हूँ। और बस मैंने गुस्से में आकर हथौड़ा उठाया और पीट कर मार दिया मैंने उसको। और फिर उसका सर काटा और उस सर के साथ मैंने दुष्कर्म किया। और फिर मैंने उसकी लाश से पूछा, अब तो खुश होना तुम, मुझे ऐसा देखकर अब तो खुश होना। उसके बाद बिल और होल्डन वहाँ से चले जाते और दूसरे दिन सुबह वो दोनों FBI क्वार्टर जाते हैं और अपने बॉस स्मिथ से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं सब कुछ कि हमने कैंपर का इंटरव्यू लिया। और हम ये सुनकर हो जाता है। स्मिथ बहुत गुस्सा करता है उन दोनों पर। जब होल्डन स्मिथ को समझाने की कोशिश करता है तब स्मिथ गुस्से में आकर होल्डन को FBI में से सस्पेंड कर देता है और होल्डन कुछ नहीं कर पाता और स्मिथ वापस अपने कैबिन में चला जाता है। लेकिन बिल आगे आकर समझाता है, स्मिथ को कन्विंस कर लेता है कि हम ये काम चालू रखेंगे और बॉस स्मिथ भी मान जाता है। लेकिन स्मिथ बताता है कि उन लोगों को ये अपना इंटरव्यू का काम बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में करना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं आता और उस बेसमेंट की सफाई भी उन दोनों को ही करनी पड़ेगी। इसके लिए वो किसी को भी वहाँ बिजी नहीं करेंगे और होल्डन और बिल ये बात मान जाते हैं। तो गाइज ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।
ये वीडियो पसंद आया है मतलब दूसरा वीडियो भी आएगा। दूसरा वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा और इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी का आइकॉन ऑन कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगी आपको।